आज धरती पर एक ऐसे वायरस ने जन्म लिया जिसने यहाँ रहने वाले सभी इंसानों का खात्मा कर दिया। लेकिन भगवान भरोसे अभी भी कुछ इंसान यहाँ बचे हुए हैं और ये बचे हुए इंसान इस दुनिया में कैसे सरवाइव कर पाएंगे ये हमें आगे पता चलने वाला है। तो दोस्तों, चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कहानी की शुरुआत होते ही हमें इस नाम के एक इंसान को दिखाया जाता है जो कि एक बायोलॉजिस्ट है और इस यहाँ किसी न किसी चीज का रिसर्च करने में लगा रहता है। यहाँ उसकी मॉम उसे कॉल भी करती है पर वो अपने काम में इतना डूबा हुआ है कि वो अपने मॉम का भी कॉल नहीं उठाता और अपने बैग के साथ कुछ सामान लेकर यहाँ से निकल पड़ता है। यहाँ वो पहाड़ियों पर कुछ पत्थरों को कुरेदने लगता है और उसे अपने पास रखता है। तभी इस यहाँ एक पत्थर उठाता है जिसके अंदर रेडल स्नेक होता है और वो उसे काट लेता है। सांप के काटते ही इस काफी डर जाता है और वो अपने फोन से मदद बुलाने की कोशिश करता है पर उसका फोन हड़बड़ी में गिर जाता है और इस यहाँ उस काटे हुए जगह को कुरेदने लगता है। पर सांप का जहर अब असर करने लगा था और इसलिए वो जल्दी घर चला जाता है और वहाँ बेहोश हो जाता है। यहाँ उसकी मॉम समय समय पर उसे कॉल करने लगती है लेकिन फोन कोई रिसीव नहीं करता और इसकी लोकेशन के बारे में किसी को नहीं पता। लगभग हफ्ते 2 हफ्ते बाद इसको होश आने लगता है। तब वो देखता है कि उसके दरवाजे के सामने कुछ परछाई नजर आ रही है। शायद वो इसको ढूंढते हुए यहाँ तक आ पहुँचे हैं पर इसकी हालत खराब होती है, वो उन्हें आवाज भी नहीं दे पाता। लेकिन कुछ दिनों बाद यहाँ इस पूरी तरह से ठीक हो जाता है। खैर, जब यहाँ इसको होश आता है तब वो देखता है कि उसके पास खाने पीने का पूरा सामान खत्म हो चुका है और इसलिए वो अपना गाड़ी लेकर सीधे शहर की ओर निकल पड़ता है। पर यहाँ शहर का नजारा देखकर उसके होश उड़ जाते हैं क्योंकि पूरे शहर में कोई भी इंसान नहीं होता, ना कोई गाड़ी चल रही है ना कोई आवाज। पर यहाँ कुछ लोगों की बॉडी पड़ी होती है जो कि मारे जा चुके हैं। तभी इसकी नजर एक बोर्ड पर पड़ता है जिसमें लिखा हुआ था कि एक बहुत ही खतरनाक वायरस इस शहर पर आ चुकी है, इसलिए आप जितनी जल्दी हो सके ये शहर छोड़कर चले जाएं। इस ये देखकर काफी घबरा चुका था और उसे अपने मॉम डैड की चिंता होने लगी, इसलिए वो अपने गाड़ी अपने घर की ओर घुमा देता है। और जैसे ही इस अपने पेरेंट्स के पास पहुंचता है वो देखता है कि वो भी मारे जा चुके हैं और ये देखकर वो पूरी तरह से टूट जाता है। लेकिन ये सब होने के बाद भी इस हिम्मत नहीं हारता और अपने मॉम डैड को गड्ढा खोद के दफना देता है। यहाँ इस कुछ दिनों तक अपने घर में रुकता है क्योंकि यहाँ उसके मॉम डैड और उसके बचपन की यादें छुपी हुई हैं। यहाँ इस अपने मन की शांति के लिए चर्च भी जाता है लेकिन यहाँ चर्च में भी बहुत सारे लोग मरे हुए थे और तब ये सोचने लगता है कि आखिर ये कौन सी वायरस थी जिसने इंसान को संभलने तक का मौका नहीं दिया। इसके बाद वो यहाँ से सीधे शॉपिंग मॉल चला जाता है और वो अपनी सुरक्षा के लिए गन वगैरह रख लेता है और अब यहाँ से वो दूसरे शहर की ओर निकल पड़ता है। लेकिन जिस रास्ते से वो जा रहा था उस रास्ते को ब्लॉक कर दिया गया था। ये देखकर इसका दिमाग खराब हो जाता है और वो दूसरे रास्ते से शहर की ओर निकल पड़ता है। यहाँ पहुँचते हुए उसे रात हो जाती है लेकिन शहर के जगमगाते हुए लाइट उसे अपनी ओर खींच रहा था। यहाँ वो पहुंचने वाला इकलौता ही इंसान बचा था क्योंकि इन सारे लाइट से ये शहर चकाचौंध तो था लेकिन यहाँ कोई इंसान जिंदा नहीं बचा था। यहाँ वो घूम घूम कर आवाज लगाने लगता है कि शायद कोई इंसान बचा हो जो उसे मिल जाए, पर यहाँ कोई भी इंसान नहीं बचा था। इसके बाद इस यहाँ एक स्विमिंग पूल में नहाने लगता है और बिना कपड़ा पहने वो बार में चला जाता है। यहाँ वो अपने लिए एक महंगी वाइन निकालता है और तभी उसकी नजर एक लेडी और एक जेंट्स पर पड़ती है जिसमें लड़के का नाम मिल्टन होता है और लड़की का नाम एन और ये दोनों भी किसी तरह से उस वायरस से बच गए हैं। खैर, इस इन दोनों को देखकर खुश होता है और वो उन दोनों से माफी मांगता है। वो कहता है, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने अभी कपड़े नहीं पहने हैं। तभी एन कहती है कि कोई फर्क नहीं पड़ता तुम कपड़े पहने हो या नहीं। वो इसको बताती है कि मिल्टन और मैं शादीशुदा नहीं है, मिल्टन भी मुझे बिल्कुल तुम्हारे ही तरह मिला था। मिल्टन यहाँ इसको कुछ कपड़े लाकर पहनने के लिए देता है। इस कहता है, ये सब क्या चल रहा है, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। तब मिल्टन कहता है कि मुझे सब पता है और ऐसा कहकर वो अपना फोन चालू करके उसे देता है जिसमें दिखाया जा रहा था इस वायरस के आने के बाद किस तरह से इंसान मरने लगे। ये वायरस इतना खतरनाक था कि इंसानों को इसका वैक्सीन बनाने के लिए भी समय नहीं मिल पाया। इस कहता है कि क्या इस दुनिया में कोई भी ऐसा जगह नहीं बचा कि जहाँ इंसान अभी जिंदा होंगे। तब वो दोनों कहते हैं कि नहीं, हम तीनों के अलावा इस दुनिया में और कोई भी नहीं बचा है और इसलिए तुम्हें हमारे साथ रहना चाहिए। लेकिन इस यहाँ रुकने से मना कर देता है। वो कहता है, यहाँ रुकने से अच्छा मैं शहर में जाकर इंसानों को खोजना पसंद करूंगा और ऐसा कहकर वो यहाँ से निकल जाता है और एक बड़े होटल में जाकर सो जाता है। इसके बाद जैसे ही सवेरे होता है वो उन दोनों को आवाज देने लगता है पर उसकी आवाज कोई नहीं सुनता। तभी वो खोजते खोजते एक रूम में जा पहुँचता है जहाँ एन कपड़े बदल रही होती है और वो इसके सामने अपना पूरा कपड़ा निकाल देती है। वो इसको कहने लगती है कि मुझे लगता है कि शायद मैं मर चुकी हूँ। लेकिन तभी इस कहता है कि तुम तो अभी जिंदा
हो, वैसे तुम्हारा हस्बैंड कहाँ है? वो कहती है कि मेरा हस्बैंड और मेरा बच्चा इस वायरस के चपेट में आकर मारे जा चुके हैं और मैं वॉइस कॉन्फ्रेंस एक मीटिंग में थी, इसलिए मैं बच गई। यहाँ मिल्टन की वाइफ भी मारी जा चुकी है और अब शायद ये जिंदगी मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती। और ऐसा कहकर वो यहाँ से जाने लगती है और तभी उसके पीछे इस भी जाने लगता है और वो दोनों मिल्टन के पास आते हैं, जहाँ मिल्टन उन दोनों के लिए खाना बना रहा था। यहाँ ये तीनों खाना खाते हुए बहुत सारे बात करने लगते हैं। यहाँ मिल्टन इसको फिर से यहाँ रुकने के लिए कहता है, लेकिन वो साफ मना कर देता है। वो कहता है कि यहाँ रुकने से अच्छा मैं और शहरों में जाकर हमारी ही तरह इंसानों को खोजना ही पसंद करूंगा। ये सुनकर एन यहाँ से चली जाती है। तब मिल्टन उसे कहता है कि एन तुम्हें पसंद करने लगी है और अगर तुम चाहो तो तुम उसके साथ एक नई जिंदगी की शुरुआत कर सकते हो। और अब ये सुनकर इस एन के पास जाता है और उससे कहता है कि देखो मैं यहाँ नहीं रुक सकता, अगर तुम चाहो तो मेरे साथ चल सकती हो। तब एन अपना कपड़ा उसके सामने उतार देती है। वो उसके नजदीक आने की कोशिश करती है, लेकिन इन सब चीजों पर इसको कोई दिलचस्पी नहीं था। तब एन कहती है कि मुझे भगवान भी आकर यहाँ से जाने के लिए कहेंगे तो भी मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। और अब ये सुनकर इस यहाँ से चला जाता है और अब इस यहाँ से दूसरे शहर की ओर निकल पड़ता है। जब रास्ते पर वो गाड़ी दौड़ा रहा था तब उसके सामने कुत्ता आ जाता है, जिसे वो अपने पास रख लेता है क्योंकि वो अपना कहने वाला उसके पास कोई तो था। और अब वो फिर लाइब्रेरी जाता है क्योंकि उसके पास कोई काम तो था नहीं और ना इस दुनिया में उसके पास कुछ करने को था, और इसलिए वो पढ़ने के लिए बहुत सारा बुक ले जाता है। यहाँ इस उस कुत्ते के साथ एक फैमिली की तरह रहने लगा। वो दिन भर इधर उधर का काम करने लगता है। वो कभी लकड़ियां काटता था तो कभी उस कुत्ते के साथ खेलता था और इस तरह से दिन बीतते गए और देखते ही देखते उसे 1 साल हो गए। और तभी एक दिन अचानक उसका कुत्ता भौंकने लगता है। तभी यहाँ इस आकर बालकनी से देखता है। वो देखता है कि दूर दराज में एक जगह से धुआं उठ रहा था और इसका मतलब था कि वहाँ कोई इंसान जरूर होगा। और इस अपने गाड़ी लेकर उस जगह पर पहुंच जाता है जहाँ से धुआं निकल रहा था। यहाँ एक लड़की होती है जिसका नाम एमा होता है और वो इसको देखकर उस पर गन तान देती है, लेकिन इस उसे समझाता है कि मैं तुम्हें किसी भी तरह से नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, मैं तो बस तुम्हारे घर से निकलते हुए धुएं को देखते हुए यहाँ तक आ पहुंचा हूँ। उसकी बात सुनकर यहाँ एमा को भी उस पर यकीन हो जाता है और कुछ ही समय में उनकी अच्छी खासी दोस्ती हो जाती है। यहाँ एमा उसे अपने घर में खाना खिलाती है। वो कहती है कि तुम चाहो तो यहाँ रुक सकते हो। तभी इस कहता है नहीं, लेकिन अगर तुम चाहो तो मेरे साथ रह सकते हो। अब इसकी बात मानकर एमा उसके साथ चली जाती है। यहाँ इसका घर देखकर एमा काफी खुश होती है क्योंकि उसका घर काफी बड़ा था। वो उसके घर को घूमकर देखने लगती है, जहाँ वो देखती है कि इसने खुद को मारने के लिए फंदा बना रखा था, लेकिन अब इस उसे हटा देता है क्योंकि एमा के आने के बाद उसके जीवन में जीने की नई उम्मीद बन चुकी है और अब वो दोनों यहाँ काफी खुश हैं। इसके बाद ये मॉल जाकर अपने लिए खाने पीने का सामान रखते हैं और अब घर पर खाना खाते हुए एमा इससे कहती है कि पहले धरती पर कितना शोर हुआ करता था, कितनी भीड़ भाड़ थी, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि धरती फिर से खुद को नए रंग रूप में ढाल रही है। खैर अब दोनों यहाँ अच्छे से रहने लगे। इस हर रोज खाने की तलाश में मछली पकड़ने जाता था और घर का काम यहाँ एमा किया करती थी। ये दोनों मिलकर अब घर पर सब्जियां भी उगाने लगे थे। तभी एक दिन एमा इससे कहती है कि भगवान ने हम दोनों को ही क्यों जिंदा रखा है। मुझे लगता है कि शायद उसने हम दोनों को इसलिए जिंदा रखा है कि हम दोनों मिलकर फिर से इस धरती को रहने लायक बनाए। और इसका मतलब था कि एमा इसको पसंद करने लगी थी। वो उसके साथ फिजिकल रिलेशनशिप बनाना चाहती थी और यहाँ इस भी उसके लिए तैयार हो जाता है और आज की रात इन दोनों के बीच सब कुछ हो जाता है। अगली सुबह इस एमा से कहता है कि हमें अगर यहाँ सरवाइव करना है ज्यादा से ज्यादा एनर्जी बटोर कर रखनी होगी। और इस यहाँ खड़े हुए जितनी भी गाड़ियां थे उनसे फ्यूल निकालने लगता है और छत पर सौर पैनल लगाने लगता है, लेकिन इस बीच वो छत से नीचे गिर जाता है जिसमें उसके पैर को चोट लग जाती है, लेकिन यहाँ एमा उसका पैर ठीक कर देती है। यहाँ रात में एमा अपने बैग से फोटो निकालती है जिसमें उसका हस्बैंड होता है और उसके बच्चे होते हैं जिनसे वो बहुत प्यार करती है। सवेरे एमा इसको कहती है कि वो प्रेग्नेंट है। वो कहता है कि ये सब मैं कैसे संभाल पाऊंगा, वो भी बिना डॉक्टर के। तब एमा उसे समझाती है कि तुम इसकी फिक्र मत करो, हम लड़कियां ही बच्चे पैदा करने के लिए होते हैं। और अब ये सुनकर इस लाइब्रेरी चला जाता है जहाँ वो बहुत सारी किताबें लेकर आता है जिससे कि वो एमा का अच्छे से ध्यान रख सके। खैर यहाँ रहते हुए इन्हें 3 से 4 महीना और बीत जाते हैं। तब एमा इससे कहती है कि हमें मांस की जरूरत है। इस कहता है कि तुम इसकी फिक्र मत करो, मैं कहीं से भी मांस लेकर आऊंगा। और वो एमा के लिए मांस लेने जाता है जहाँ वो गाय को मारकर उसका मांस लाकर एमा को दे देता है। तभी वो अपने घर में एक मरा हुआ चूहा देखते हैं और उसी रात जब ये घर के बाहर बैठे होते हैं तो बहुत सारे चूहे इनके घर में घुसने लगते हैं, जिसे देखकर ये दोनों उन पर फायरिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, जिससे वहाँ बहुत सारे चूहे तो मारे जाते हैं। और अब ये दोनों घर के अंदर जल्दी से घुस जाते हैं और अपना दरवाजा खिड़की बंद कर देते हैं। और तभी यहाँ बिल्लियां आकर मरे हुए चूहे को खाने लगते हैं। इसको याद आता है कि उसका कुत्ता बाहर रह गया है और वो अपना कुत्ता लेने बाहर जाता है जिसे उस चूहों ने काट रखा था और वो अपने कुत्ते को लाकर उसका इलाज करता है। खैर इसके बाद वो समय भी आ जाता है जिसका उन्हें इंतजार था, मतलब एमा बच्चे को जन्म देने वाली है। और इस बीच वो इससे मदद मांगती है। वो कहती है कि बच्चे को घुमाओ। इस चीज के लिए इस काफी डर रहा था, लेकिन वो
हिम्मत करके उस बच्चे को घुमाता है और आखिरकार उनका एक बच्चा हो ही जाता है, जिसे देखकर इसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो काफी इमोशनल हो जाता है। वो सोचता है कि इस बंजर दुनिया में वो इंसानियत को बनाए रखेगा। खैर अब एमा यहाँ चौक पर जाकर अपना एड्रेस लिखती है, जिसमें लिखा होता है कि जो भी सर्वाइवल अभी बचे हुए हैं वो हमारे पास आकर रह सकते हैं। इस यहाँ अपने हंसते खेलते परिवार के साथ बहुत खुश था और तभी यहाँ नए सर्वाइवल टीम की एंट्री होती है। और पता नहीं ये इंसान आखिर कैसे होंगे, क्या ये इनके हंसते खेलते परिवार के लिए सही है या इनके परिवार को उजाड़ देगा, ये सारे चीज हम अगले पार्ट में देखेंगे। तो मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में।